वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग तुगलक वंश को पढ़ रहे थे और तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक को। तो पिछले वीडियो में हमने फिरोज शाह तुगलक के कुछ परिचय देखा, उसके कुछ क्रियाकलाप को देखा, राजस्व विभाग को देखा। आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए कुछ नगर, उसके कुछ विभाग और उसकी कुछ रचनाएं और नीतियों एवं परिणामों को देखेंगे और अगले वीडियो में इसे हम लोग पूर्णतः समाप्त कर देंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग इसके द्वारा प्रचलन किए गए सिक्कों के बारे में देखेंगे और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी और संभवतः फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो शासक आएंगे, क्योंकि कुल 9 शासक हुए हैं। आपको ये मैंने बता दिया है कि तुगलक वंश में कुल 9 शासक हुए हैं, जिसमें जो 6 शासक हैं वो केवल नाम मात्र के हैं। उनसे प्रश्न लगभग न के बराबर पूछे जाते हैं। तो इन्हीं तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक से। तो ये तीनों आपको जानकारी रखने बेहद जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 1351 से 1388 ईस्वी तक इसका शासनावधि रहता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसके नगरों की स्थापना एवं विभाग के बारे में। नगर एवं सार्वजनिक कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नगरों की स्थापना। तो याद रखेंगे कि लगभग 300 नगरों की स्थापना करता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। नगर एवं सार्वजनिक कार्यों के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और फिरोज शाह तुगलक से नगरों संबंधित प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। प्रमुख नगर थे हिसार, जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद फिरोजाबाद, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फतेहाबाद, यह हरियाणा में पड़ता है। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है जौनपुर शहर के बारे में कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो वह फिरोज शाह तुगलक ने। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। फिरोजपुर, पंजाब। तो कौन कौन से प्रमुख नगर हैं जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण किए गए हैं? तो उनमें कुछ प्रमुख नगर हैं, जैसे कि हिसार हरियाणा में पड़ता है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फतेहाबाद हरियाणा में पड़ता है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फिरोजपुर पंजाब में पड़ता है। सर्वाधिक प्रिय नगर, यदि पूछा जाए कि फिरोज शाह तुगलक का सर्वाधिक प्रिय नगर कौन था, तो वो था फिरोजाबाद, जो यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक का सबसे प्रिय नगर कौन था, तो वो था फिरोजाबाद, जो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे। जौनपुर की नींव चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना खां, जिसे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, की स्मृति में बनाया गया था। याद रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की नींव अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना खां या फिर जूना खां, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, ये पिछले वीडियो में हमने बता चुका है, उसी की याद में इसने फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की नींव रखी थी। यह कहां पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। 36 रातवी का निर्माण। रातवी का मतलब होता है शासक से निश्चित राशि पाने वाले कारखाने। तो फिरोज शाह तुगलक ने 36 रातवियों का निर्माण किया, यानी कि शासक से निश्चित राशि पाने वाले कारखानों का निर्माण किया। तो कितने रातवियों का निर्माण किया? 36। याद रखेंगे। खिजराबाद के नसरिया गांव एवं मेरठ से
मौर्य सम्राट अशोक के 2 स्तंभ अभिलेख को उठाकर दिल्ली ले गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने खिजराबाद के नसरिया गांव एवं मेरठ से मौर्य सम्राट अशोक के 2 स्तंभ अभिलेखों को उठाकर कहां ले आया? तो दिल्ली ले आया। याद रखेंगे कि खिजराबाद के नसरिया गांव से और मेरठ से 2 स्तंभों को उठाकर, ये स्तंभ किसके थे? तो मौर्य सम्राट अशोक के। उन स्तंभ अभिलेखों को उठाकर कहां ले आया? तो दिल्ली ले आया। याद रखेंगे। रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं निर्धन लड़कियों की सहायता हेतु लोक निर्माण एवं रोजगार विभाग की स्थापना। याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यदि कोई दिल्ली सल्तनत का शासक था तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसे आप लोग याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा रोजगार, तो सबसे ज्यादा रोजगार देने के लिए इसने रोजगार का एक दफ्तर खोला। साथ ही साथ अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और निर्धन लड़कियों की सहायता के लिए उसने एक लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की। तो रोजगार विभाग की स्थापना के लिए रोजगार दफ्तर खोला और सबसे ज्यादा रोजगार दिया। साथ ही साथ आर्थिक सहायता हेतु, जैसे कि स्त्रियों के लिए, विधवाओं के लिए, जो अनाथ स्त्रियां थी, विधवाएं थीं और निर्धन लड़कियां थीं, उनको आर्थिक सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण कार्य विभाग की भी स्थापना की। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यदि कोई दिल्ली सल्तनत का शासक था तो वो था फिरोज शाह तुगलक। वृद्धों की पेंशन हेतु दीवाने इस्तिहाक नामक विभाग की स्थापना। तो फिरोज शाह तुगलक ने वृद्धों यानी कि बुजुर्गों की पेंशन के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने इस्तिहाक। तो वृद्धों की पेंशन हेतु एक विभाग की स्थापना किया फिरोज शाह तुगलक ने। उस विभाग का नाम क्या था? दीवाने इस्तिहाक। याद रखेंगे इसे। गरीबों के मुफ्त इलाज हेतु दारुल सफा, सफा का मतलब होता है जीवन का अंतिम किनारा, जीवन का अंतिम भाग नामक एक राजकीय खैराती अस्पताल का निर्माण। याद रखेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक था, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए, मुफ्त दवाइयों के लिए एक राजकीय खैराती अस्पताल का निर्माण करता है जिसका नाम क्या था? दारुल सफा। सफा का मतलब होता है जीवन का अंतिम किनारा या जीवन का अंतिम भाग। तो गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए, गरीबों के मुफ्त दवाई के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक राजकीय खैराती अस्पताल का निर्माण किया जिसका नाम था दारुल सफा। और सफा का मतलब होता है जीवन का अंतिम भाग या जीवन का अंतिम किनारा। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग एवं मैदान की स्थापना। याद रखेंगे, आज भी फिरोज शाह कोटला मैदान में कई खेल आयोजित होते हैं। जैसे क्रिकेट का एक प्रसिद्ध मैदान है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, तो उसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और वहीं पे एक फिरोज शाह कोटला दुर्ग भी है, एक किला भी है, तो उसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला नामक दुर्ग और एक फिरोज शाह कोटला नामक मैदान का निर्माण किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आया हुआ है यूपीएससी में। तो ये तो था इसके द्वारा नगर एवं कई विभागों की स्थापना। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके कुछ नीतियों के बारे में, इसके कुछ परिणामों के बारे में। सबसे ज्यादा दासों यानी कि गुलामों की संख्या किसके शासनकाल में थी?
तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लगभग 1,80,000, इंपॉर्टेंट है कि यदि पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वैसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में गुलामों यानी कि दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी, तो वो था फिरोज शाह तुगलक, और उसके शासनकाल में लगभग 1,80,000 गुलाम थे। दासों की देखभाल हेतु दीवाने बगदान नामक एक विभाग की स्थापना। तो फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल हेतु एक विभाग की स्थापना किया जिसका नाम था दीवाने बंगदान। तो दीवाने बंगदान नामक एक विभाग की स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक, किस लिए? दासों यानी गुलामों की देखभाल के लिए। याद रखेंगे, दीवाने बंगदान। हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक। तो हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। आपको याद होगा कि मुसलमानों का प्रसिद्ध स्थल है मक्का मदीना। वहां पे एक हज के दौरान बहुत सारे मुसलमान पवित्र स्थल के दर्शन करने जाते हैं। तो इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। तो हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। कुछ दास प्रांत में भेजे गए तथा शेष केंद्र में। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में कुछ दासों को प्रांत में भेजा गया तथा जो शेष बच गए उन्हें केंद्र में भेजा गया। इसे याद रखेंगे। दासों का वेतन नगद या भूखंड के रूप में होता था। ये इंपॉर्टेंट है। भूखंड यानी कि जमीन का कुछ टुकड़ा उसे दिया जाता था। तो दासों को वेतन के रूप में भूखंड या नगद वेतन भी दिया जाता था। तो इसे याद रखेंगे कि जो गुलाम होते थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, उनको जो वेतन दिया जाता था नगद के रूप में या फिर भूखंड के रूप में। सैन्य का पद वंशानुगत बनाया तथा वेतन जागीर के रूप में देने की शुरुआत की। जागीरदारी प्रथा की शुरुआत। वैसे तो जागीरदारी प्रथा की शुरुआत इससे पहले हो गई थी, लेकिन वास्तविक शुरुआत कहा जाता है वह फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ, क्योंकि इसने सैन्य का पद वंशानुगत बना दिया था। वंशानुगत यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने योग्यता को आधार बनाया था। जो सैनिक का पद था वह योग्यता के अनुसार बनाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने योग्यता को खत्म कर वंशानुगत बना दिया था। यानी कि पिता का बेटा उस पद को संभालेगा, उसका बेटा उस पद को संभालेगा। तो सैन्य का पद वंशानुगत बनाया तथा वेतन जागीर के रूप में देने लगा। जागीर यानी कि कुछ जमीन का टुकड़ा जमीन के हिस्से के रूप में देने लगा। यानी कि जागीरदारी प्रथा की शुरुआत हो गई। एक जागीर यानी एक साम्राज्य, एक कुछ जगह दे दिया जाता था सैनिकों को, इसे हम लोग जागीर कहते थे। तो सैन्य का पद कैसा बनाया? वंशानुगत बनाया तथा वेतन जागीर में देने की शुरुआत की। यानी कि जागीरदारी प्रथा की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। दासों को दस्तकारी प्रशिक्षण भी दिया गया। दस्तकारी प्रशिक्षण यानी कि कुछ जो कला होते हैं, आर्ट होते हैं, उनका भी प्रशिक्षण इन्हें दिया गया। यानी कि कुटीर उद्योग कह सकते हैं। तो दासों को दस्तकारी प्रशिक्षण भी दिया गया। इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्व देने वाला तथा शरीयत को प्रधानता देने वाला प्रथम सुल्तान। याद रखिए, हमने बताया था शरीयत के बारे में। इस्लामी कानून को हम लोग शरीयत कहते हैं। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, यही एक ऐसा प्रथम सुल्तान था जो सभी नियमों को इस्लाम के अनुसार चलाता था, शरीयत के अनुसार चलाता था, इस्लामिक कानून के अनुसार चलाता था। तो इस्लामिक कानून, इस्लामी नियमों की कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को
प्रशासनिक कार्यों में महत्व देने वाला तथा शरीयत को प्रधानता देने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे इसे। कुछ इतिहासकार के अनुसार धर्मांध एवं असहिष्णु शासक, तो कुछ इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं कि वह धर्म अंध एवं असहिष्णु शासक था, यानी कि धर्म में अंधा था। इस्लाम धर्म का वह कट्टर समर्थक था। जैसा इस्लाम धर्म कहता उसी के अनुसार वह चलता था। तो कुछ इतिहासकार के अनुसार धर्मांध एवं असहिष्णु शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मांध एवं असहिष्णु मानते हैं। याद रखेंगे। न्याय व्यवस्था पर पुनः उलेमा वर्ग का प्रभाव स्थापित। न्याय व्यवस्था को उदार बनाया। कई दारुल अदल यानी कि न्यायालय की स्थापना। न्याय व्यवस्था पर पुनः उलेमा वर्ग का प्रभाव हो गया, यानी कि जो तुर्क अमीर थे, जो मुस्लिम धर्म पंडित थे, उनका प्रभाव स्थापित हो गया। तो न्याय व्यवस्था पर पुनः उलेमा वर्ग का प्रभाव स्थापित हो गया। इसने फिरोज शाह तुगलक ने न्याय व्यवस्था को उदार बनाया, यानी कि जो आपराधिक मामलों पर मृत्यु दंड दिया जाता था उसे इसने समाप्त कर दिया। यानी कि मुसलमानों पर जो आर्थिक दंड दिया जाता था उसमें भी इसने कटौती की। तो न्याय व्यवस्था को उदार बनाया, साथ ही साथ कई दारुल अदल यानी कि न्यायालय की भी स्थापना की। तो फिरोज शाह तुगलक के समय न्यायालय को क्या कहा जाता था? दारुल अदल, और अस्पताल को दारुल सफा। इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम अपराधियों पर मृत्यु दंड समाप्त। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। याद रखेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसने मुस्लिम अपराधियों पर जो मृत्यु दंड की सजा होती थी उसे निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। तो मुस्लिम अपराधियों पर मृत्यु दंड समाप्त कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। हिंदू जनता को जिम्मी कहा। जिम्मी का मतलब होता है इस्लाम धर्म को न स्वीकारने वाला। तो फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू जनता को क्या कहा? जिम्मी कहा। जिम्मी का मतलब होता है इस्लाम धर्म को न स्वीकारने वाला। जो इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारता है उसे फिरोज शाह तुगलक के समय जिम्मी कहा जाता था। यानी कि हिंदू जनता को फिरोज शाह तुगलक ने जिम्मी कहा, इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारने वाला। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला प्रथम सुल्तान। अभी तक गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता था लेकिन ब्राह्मणों को छोड़कर। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू किया। तो ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। याद रखिए। अस्थाई सेना की व्यवस्था तथा सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त। अभी हमने बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने जागीरदारी प्रथा की शुरुआत कर दी, यानी कि नगद वेतन के स्थान पर जागीर देना शुरू किया, कुछ साम्राज्य देना शुरू किया, भूखंड देना शुरू किया। तो अस्थाई सेना की व्यवस्था इसने शुरू की। जो अस्थाई सेना की व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक चलाता था उसको इसने समाप्त कर दिया, तथा साथ ही साथ सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर दिया। हालांकि कुछ मामलों में इसने अस्थाई सेना रखा था, तो पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि फिरोज शाह तुगलक ने अस्थाई सेना के बंदोबस्त को समाप्त कर दिया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि अस्थाई सेना की व्यवस्था तो थी लेकिन सैनिकों को नगद देने की व्यवस्था इसने समाप्त कर दी थी। याद रखेंगे। राज्य का प्रमुख कारीगर मलिक गाजी सहना था, जिसकी सहायता अब्दुल हक करता था। यह इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आया गया है कि फिरोज शाह तुगलक के समय जो राज्य का प्रमुख कारीगर था उसका नाम था मलिक गाजी सहना, और उसकी सहायता कौन करता था? तो अब्दुल हक। तो फिरोज शाह तुगलक के समय राज्य का प्रमुख कारीगर था मलिक गाजी सहना और उसकी सहायता अब्दुल हक करता था। याद रखेंगे।
सुल्तान को उपहार देने की प्रथा समाप्त। तो फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान को उपहार देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। भूमि को ठेके पर देने की शुरुआत। ठेका यानी कि निजी, यानी कि ठेकेदारी। तो जमीन को ठेकेदारी पर देने की प्रथा को उसने समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त कर दिया, याद रखेंगे इसे। खुतबे में पहले के सुल्तानों के नाम जोड़े गए, लेकिन इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं था। कि बहुत सारे शासकों ने खुतबा पढ़वाया, जैसे कि इल्तुतमिश ने भी खुतबा पढ़वाया था, बलबन ने भी, उसी के तरह फिरोज शाह तुगलक ने भी खुतबा पढ़वाया। लेकिन उसके खुतबे में पहले के जितने दिल्ली के सुल्तान थे सबका नाम तो जोड़ा गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं जोड़ा गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को गुलाम ही मानता था, अपने आप को सुल्तान कभी माना ही नहीं। इसी कारण फिरोज शाह तुगलक ने भी उसे सुल्तान नहीं माना। इसलिए अपने खुतबे में अपने पहले के सुल्तानों का नाम तो उसने अंकित किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम उसने नहीं जोड़ा, याद रखेंगे। मिस्र के खलीफा के प्रति असीम श्रद्धा रखता था और 2 बार खलीफा के पद से स्वीकृति ली। तो फिरोज शाह तुगलक मिस्र के खलीफा के प्रति असीम श्रद्धा रखता था और 2 बार खलीफा के पद से स्वीकृति भी ली, क्योंकि हमने अभी पिछले वीडियो में देखा कि फिरोज शाह तुगलक 2 बार राज्याभिषेक करवाता है। एक बार 23 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध के निकट ठट्टा में और दूसरी बार अगस्त 1351 में दिल्ली में। तो मिस्र के खलीफा के प्रति फिरोज शाह तुगलक को असीम श्रद्धा थी और 2 बार खलीफा के पद से उसने स्वीकृति भी ली, याद रखेंगे। ये तो था इसके नीति एवं परिणाम। अब हम लोग इसके कुछ संरक्षण एवं रचनाओं के बारे में आते हैं। इसके कुछ पुस्तक थे और इसने कुछ चीजों का आविष्कार भी किया। तो चलते हैं इसके संरक्षण एवं रचनाओं के बारे में। सबसे पहले शिक्षा के प्रचार हेतु 13 मदरसों का निर्माण। तो शिक्षा के प्रचार के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 13 मदरसों का निर्माण किया, याद रखेंगे। परीक्षा में पूछा गया है कि शिक्षा के प्रचार के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने मदरसों का निर्माण किया, तो 13 मदरसों का निर्माण, याद रखेंगे। ग्रहों एवं नक्षत्रों के अध्ययन हेतु तालिकाओं का निर्माण। तो ग्रहों एवं नक्षत्रों के अध्ययन के लिए फिरोज शाह तुगलक ने तालिकाएं यानी अजायब घर का निर्माण किया। तो ग्रहों एवं नक्षत्रों के अध्ययन हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किसका निर्माण किया? तालिकाओं का, यानी कि अजायब घर का निर्माण किया, याद रखेंगे। 10 घड़ियाल का आविष्कार किसके अनुसार? तो आसिफ के अनुसार, शमसे मिराज आसिफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने 10 घड़ियाल, जिसे हम लोग जल घड़ी भी कहते हैं, याद रखेंगे, और उसमें 1 घंटा 24 मिनट के बराबर होता था। याद रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने जल घड़ी या 10 घड़ियाल का आविष्कार किया। ऐसा किसने कहा था? तो शमसे सिराज आसिफ ने। और इसके 10 घड़ियाल में 1 घंटा का मान 24 मिनट के बराबर होता था, याद रखेंगे। तो शमसे सिराज आसिफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने किस चीज का आविष्कार किया? तो 10 घड़ियाल या फिर जल घड़ी का, और इसमें 1 घंटा कितने के बराबर होता था? तो 24 मिनट के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है बीबीआई। खाने जहां तेलंगानी के मकबरे का निर्माण किया, जिसकी तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से। तो फिरोज शाह तुगलक ने खाने जहां तेलंगानी के मकबरे का निर्माण किया। तो खाने जहां नामक एक सूफी संत थे, उनके मकबरे का निर्माण किया, तेलंगानी मकबरे का, तेलंगाना में। तो खाने जहां तेलंगानी के मकबरे का निर्माण
जिसकी तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से। तो फिरोज शाह तुगलक ने खाने जहां तेलंगानी के मकबरे का निर्माण किया, जिसकी तुलना किससे की जाती है, तो जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से। याद रखेंगे। सीरते या फतुहाते फिरोज शाही नामक पुस्तक की स्वयं द्वारा रचना। तो सीरते या फतुहाते फिरोज शाही नामक पुस्तक की स्वयं द्वारा रचना। तो फिरोज शाह तुगलक ने खुद से एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था सीरते फिरोज शाही या फतुहाते फिरोज शाही। तो अपनी आत्मकथा लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि यह आत्मकथा। तो फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं द्वारा रचित एक आत्मकथा लिखा जिसका नाम था सीरते फिरोज शाही, जिसे फतुहाते फिरोज शाही भी कहते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। याद रखेंगे, वीवीआई प्रश्न है। शमसे सिराज आसिफ एवं जियाउद्दीन बर्नी को संरक्षण। तो फिरोज शाह तुगलक ने दो विद्वान शमसे सिराज आसिफ और जियाउद्दीन बर्नी को संरक्षण दिया था। तो यह पूछा गया प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से दो विद्वानों को संरक्षण दिया। तो एक था शमसे सिराज आसिफ और दूसरा था जियाउद्दीन बर्नी। याद रखेंगे। कांगड़ा स्थित हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से अजुद्दीन खलीद खानी द्वारा दलायते फिरोज शाही, जो एक आयुर्वेद दर्शन एवं नक्षत्र से संबंधित पुस्तक था, में अनुवाद। याद रखेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक था, कांगड़ा में स्थित, कांगड़ा कहां पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश के नागरकोट के पास। तो कांगड़ा स्थित हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथ। तो फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के स्थित हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिर, याद है पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि कांगड़ा के हिंदू ज्वालामुखी मंदिर को इसने ध्वस्त किया था। तो वहां से 1300 ग्रंथों को भी इसने लूटा था। तो कांगड़ा स्थित हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से अजुद्दीन खलीद खानी द्वारा दलायते फिरोज शाही, जो एक प्रकार का आयुर्वेद दर्शन एवं नक्षत्र से संबंधित किताब था, तो दलायते फिरोज शाही में अनुवाद कराया। याद रखेंगे। संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद। तो संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद कराया फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा स्थित हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय में से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से अजुद्दीन खलीद खानी के द्वारा दलायते फिरोज शाही नामक पुस्तक में अनुवाद कराया। किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। और यह जो दलायते फिरोज शाही था, यह आयुर्वेद दर्शन और नक्षत्र से संबंधित एक पुस्तक थी। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। तो ये तो था इसका संरक्षण एवं रचना। अगले वीडियो में हम लोग इसके जो शेष भाग है उसे हम लोग समाप्त करेंगे और तुगलक डायनेस्टी लगभग समाप्त हो जाएगी। और जो शेष बचे होंगे तुगलक वंश के शासक, वो छिटपुट हम लोग उसको अगले वीडियो में भी देख लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब